नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं साउथ साइड की खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु के टाउन हॉल में बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अमित शाह ने एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 112 आपातकालीन सेवा वाहनों के एक नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बेंगलुरु सेफ सिटी कमांड सेंटर का दौरा कर बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का निरीक्षण किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पुलिसिंग के आने वाले समय की चुनौतियों का मुकाबला करने वाला प्रोजेक्ट बताया। बेंगलुरु एक टेक सिटी है और यहाँ के अपराधी भी तकनीक से माहिर है और इसीलिए पुलिस को उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। तो बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया। नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान गृह मंत्री की ओर से ये बातें की गई। बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है। समिट के पहले दिन निवेशकों ने 13 लाख करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि राज्य को 13 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी ने आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट नेटवर्क स्थापित करने की बात कही। साथ ही सीएम ने कहा कि यह घोषणा करना बहुत गर्व की बात है कि राज्य को 20 क्षेत्रों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के निवेश के 340 प्रस्ताव मिले, जिनसे लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस साल अपना देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और आंध्र प्रदेश के अग्रणी प्रदेश है, जहां एक लंबी समुद्री तट रेखा और बंदरगाह, 6 हवाई अड्डे हैं जो 3 औद्योगिक गलियारों के साथ मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। वहीं कर्नाटक राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी एसोसिएशन की हड़ताल शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही बम्बई सरकार ने बेसिक पे में 17% का इजाफा करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मांगों के सामने झुकते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति भी गठित की है। दरअसल हड़ताल शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही बम्बई सरकार ने कर्मचारियों से बातचीत की और वित्त विभाग के ऑफिसर्स को इसके बारे में जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद फिर से नेताओं की मुलाकात हुई। बेसिक पे में 17% के इजाफे के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया। साथ ही सीएम बम्बई ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि दूसरे राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम की जानकारी के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संघ ने स्वागत किया। उधर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया। इस बीच स्टालिन सरकार ने हमले की घटना को झूठा बताया। स्टालिन सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रहे मजदूरों पर हमले की खबर झूठी है। जिन लोगों ने ये झूठी अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत के मजदूरों को तमिलनाडु में कोई खतरा नहीं है। वो बहुत ही अच्छी तरह से राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया कि छोटी बड़ी कई कंपनियां कई वर्ष
वर्षों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं और कई राज्य के श्रमिक शांतिपूर्ण माहौल में काम करने के लिए यहां आते हैं, राज्य के विकास में बहुत योगदान देते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्या के मामले में अपनी विशेष अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेजने का फैसला किया। ये टीम तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले की जानकारी लेगी। मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को इसको लेकर निर्देश दिया है। बता दें कि उधर बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर सीएम नीतीश से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं की मांग के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आए और उन्होंने अधिकारियों की टीम भेजने का फैसला किया। उधर मामले में बिहार हेडक्वार्टर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जेएस गंगवार ने बताया कि तमिलनाडु मामले में जो भी नाम और नंबर सामने आए सभी पर बात करके जानकारी ली गई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। बिहार पुलिस लगातार तमिलनाडु पुलिस के संपर्क में है। जब जानकारी अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए। वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। आगामी कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, जिसे देखते हुए आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ कर्नाटक के शहर दावणगेरे पहुंचे, जहां दोनों दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कर्नाटक बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण दे दे। 8 करोड़ रुपए उसके घर से मिले और गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया गया। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बता दें कि सम्मेलन में हर जिले, तालुक, ब्लॉक, सर्कल और बूथ स्तर से आम अधिकारी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। अगले दिन उनकी पार्टी के नेता का एक बेटा 6 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया उनकी पार्टी का एक नेता। इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें वो लोग। पूरे देश में कोई चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी कुछ भी करके आता है अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं लोग। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई। रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला, पकड़ा गया। वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100-1000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। चुनाव के नतीजे आए। 2 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तीसरे में भी गठबंधन की उनकी सरकार बन गई। शाम को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में गए भाषण देने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए। विक्ट्री सेलिब्रेशन में भाषण दे रहे थे। उन तीनों राज्यों में, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी। हम चुनाव ही नहीं लड़े वहां पे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे। डर लग रहा है मोदी जी को।
आम आदमी पर कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल मोदी जी, बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। जीरो टॉलरेंस। हम यहां पे पार्टीबाजी नहीं करते उनकी तरह। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस वालों को, अकाली दल वालों को पकड़ के, जो भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी अगर कल भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। जीरो टॉलरेंस। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, कट्टर ईमानदार सरकार बनाइए। कर्नाटक के लोगों में बहुत पोटेंशियल है। जैसा मान साहब ने कहा कि कर्नाटक देश का नंबर 1 स्टेट बन सकता है। जैसे दिल्ली में हमने बिजली फ्री की, ऐसे कर्नाटक में भी हम सबकी बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हम आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनवाएंगे पूरे कर्नाटक में। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। उधर तमिलनाडु के चेन्नई में कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार एलंगोवन ने तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से मुलाकात की। ईवीके सत्यमूर्ति भवन पहुंचे, स्टालिन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इरोड पूर्व उपचुनाव में जीत पिछले 2 वर्षों में डीएमके सरकार के सुशासन का प्रमाण है। सीएम स्टालिन की जनता के लिए किए गए जनहितकारी कार्यों ने जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक मदल की गिरफ्तारी की मांग की, जिनके बेटे को लोकायुक्त के छापे के बाद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरामैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिर्फ प्रशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेना काफी नहीं है। सीएम बसवराज बोम्मई ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। हालांकि विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। चुका है जो हम बोल रहे थे कि 40% सरकार है, पूरा राज्य को लूट कर रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट, बोम्मई का सरकार। और इधर रोज अमित शाह आते हैं, मोदी आते हैं, क्यों आ रहे हैं? इतना लूट मार चल रहा है इधर, इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हमारे ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज हम जो बोलते थे कि ये सब कमीशन खा रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं, आज साबित हो गया ना। एक एमएलए के घर में अगर 10-20 करोड़ मिलता है तो आप सोचिए कि पूरा अगर बीजेपी का सब एमएलए के घर को आप अगर छापा किया तो कितने हजार करोड़ मिल सकता है। तो इस ऐसे बेकार सरकार को निकालना है और इलेक्शन को अनाउंस करना है, इलेक्शन को जो हमको जाना है वही बेहतर, अभी बेहतर होगा। इस सरकार को अभी बर्खास्त करना चाहिए। उधर कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही मुस्लिम छात्राओं को राहत मिली। दरअसल हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लड़कियों का एक और शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जहां हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही। शुरू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील ने कहा कि परीक्षा कुछ ही दिनों के बाद आयोजित होने वाली है, उनका 1 साल बर्बाद हो चुका है, उनका ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने तारीख तय किए बिना कहा कि वो पीठ गठित करेगी। तो देखिए, कर्नाटक का हिजाब विवाद आपको याद होगा। अब इस मामले पर छात्राओं का कहना है कि देखिए वो हिजाब पहनकर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। इस पर 3 जजेस की बेंच बैठी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर होली के बाद सूचीबद्ध तरीके से बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये कहा गया कि देखिए 1 साल बर्बाद हो चुका है छात्रों का, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए इस पर सुनवाई जरूरी है, जिस पर यह कहा गया सीजेआई की ओर से कि इस पर एक समिति गठित की जाएगी।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने सीएम जगन मोहन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सीएम ने घर के पट्टे के लिए 30 लाख का वादा किया था और अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं, बिना किसी कारण के हमारी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो आए और अपने घरों में हमसे जुड़े। साथ ही के नारायण ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने पीपल फार्मेसी वीक के मौके पर पुडुचेरी के मुथियालपेट के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा किया। उस मौके पर राज्यपाल सुंदरराजन ने कहा कि देश भर में 9000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं प्रदान करने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण को धन्यवाद करते हैं। बता दें कि देश भर में जन औषधि दिवस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयों के लिए लोगों को जागरूक करना है। तमिलनाडु के चेन्नई में राज्यपाल आर.एन. रवि ने रमन महर्षि के 143वें जयंती समारोह में भाग लिया और वहीं मीनाक्षी सुंदरराजन इंजीनियरिंग कॉलेज में कमेंटर ऑफ श्री रामानुभूति की पुस्तक का विमोचन भी किया। कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी पर तंज कसा। कारवार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान पीएम मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को भगा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। मतदाताओं से कहें कि आपने विकास किया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है, शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए अगर आपने इतना काम किया है। आपको बता दें कि प्रमोद मुतालिक ने करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। केरल के कोट्टायम में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जेडीएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कोट्टायम में कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ केरल राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक के सामने पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी की। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 राज्य के चुनावों के बाद केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं। हम सरकार से पुनर्विचार करने और रसोई गैस की कीमत कम करने का निवेदन करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर के दाम में जो वृद्धि की गई है, देखिए उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से एलपीजी के दामों में वृद्धि की गई थी, 50 रुपए का इजाफा किया गया था। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपए बढ़ाए गए थे। अब इसको बढ़ोतरी को लेकर देखिए विरोध प्रदर्शन जो है वो गांधी चौक के सामने किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन सिटी कॉरपोरेशन के कार्यालय के सामने किया। दरअसल शहर में स्वच्छता कार्य में 4000 प्रवासी श्रमिकों की टेंडर अधिसूचना जारी किया गया, जिसके बाद सफाई कर्मियों में नाराजगी है। सफाई कर्मियों के देखिए विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। सिटी कॉरपोरेशन के सामने सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगे रखी हैं। मांग पूरी ना होने पर देखिए उन्होंने नाराजगी जताई। तेलंगाना के मलकाजगिरी में सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में
टहलते समय अचानक से गिरे एक छात्र की मौत हो गई। दरअसल छात्र टहलने के लिए कॉलेज परिसर में निकला था। चलते चलते अचानक से वो गिर पड़ा, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया। खबरों की माने तो छात्र की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया। बता दें कि तेलंगाना में कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौत के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। इससे पहले 19 वर्षीय लड़के की शादी समारोह में डांस करते वक्त गिरकर मौत हो गई थी। और इसी के साथ साउथ साइड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।